नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई की सीबीटी एग्ज़ाम अभी रनिंग में है और आपको एक पेपर के माध्यम से हम वो 38 क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं करवाने जा रहे हैं। अगर आपका सीबीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में भी आने की पूरी संभावना है। वैसे ये आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल पेपर है, देख लो ना कैसे आता है। 20 जुलाई 2023 का ये ओरिजिनल पेपर है और इवनिंग शिफ्ट का है। ये तो आपको पता है कि पर डे आपकी 3 शिफ्ट होती है, तो ये 3 बजे से 5 बजे वाली शिफ्ट का है। थ्योरी के 38 क्वेश्चन है, एक इस वीडियो में हम आपको करवा रहे हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25, 6 ड्राइंग के, 6 कैलकुलेशन के 37 क्वेश्चन वो बनेंगे, उसकी भी आपको एक क्लास और देंगे। क्योंकि आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में इन प्रीवियस पेपरों में से ही रिपीट होते हैं, इसलिए इस पेपर के जो 38 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं रट लीजिए। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके पेपरों में ये क्वेश्चन आ जाएं। आइए शुरू करते हैं और निवेदन रहेगा कि इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर पर टॉप मोस्ट 30 क्लासेस दी है, 20 क्लास है और 10 रिवीजन वाली थी। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखना पूरा पेपर वहीं से आ रहा है। आ जाओ शुरू करते हैं। इनको अच्छे से रट लो, आपका पेपर में यही आ जाएगा। मतलब अब आपको वो क्लासेज नहीं देख पाए तो भी कोई बात नहीं। ये पंजाब के किसी बच्चे ने सेंड किया था, इसलिए पेपर ना पंजाबी और इंग्लिश में है, लेकिन समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल हिंदी में ही बात करूँगा। सवाल क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए रेजिस्टेंस 50 ओम का, 220 ओम का, 450 ओम का और 560 ओम का, किस में से न्यूनतम करंट चलेगी। अब ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने पहले भी बताया भाई, जब समांतर में जुड़ा हुआ हो तो वोल्टेज समान होती है, इसलिए रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होता है करंट उसी का सबसे कम होता है। यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस 560 ओम वाला था तो इसका होगा। अगर सवाल ये होता कि करंट मैक्सिमम किस में से चलेगी, देन सबसे कम मान वाले में से, जो कि 50 ओम था। बताइए बात समझ में आई क्या? अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वो है क्वेश्चन जो क्लासेज में हमने आपको करवा दिए थे। एक भी क्वेश्चन इसमें नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी मैंने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा था, कोई बच्चा बोल दे तो मस्त रहो, लेकिन पढ़ लो क्योंकि पेपरों में आएगा जरूर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मापी यंत्रों की जो कंट्रोल स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है? मापी यंत्र में 3 प्रकार के बल होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। कंट्रोलिंग में भी 2 होते हैं, एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है और एक स्प्रिंग कंट्रोल। 2 स्प्रिंग लगती है जो पॉइंटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है। फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। कई सारे इसके है रीजन की, ये नॉन मैग्नेटिक होती है, रेजिस्टेंस भी इसका इतना प्रभावित नहीं होता, और ताप गुणांक निम्न, और वो कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल और साधारण है और आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूरी पॉसिबिलिटी है। रटे मार लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब देखो कोई आपको ये तो कहेगा नहीं कि एक्सप्लेन करो ये आंसर कैसे आया, इसलिए एक बार पेपर तक सीधी सीधी भाषाओं में उत्तर याद रख लेना। जैसे सवाल देखो, फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना है? तो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर कार्बन फिलामेंट लैंप का पूछ लेना तो उसका 2000 डिग्री है, और अगर गैस भरे लैंप का पूछ ले तो उसका 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 होते हैं, लेकिन आपसे तीनों थोड़ी पूछेगा, एक ही पूछेगा, तो 2300 डिग्री का याद रखो। ये ओरिजिनल आंसर की है, ओरिजिनल पेपर है, इसलिए इसमें देखो सही उत्तर क्या था और बच्चे ने क्या चूज किया। ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, इसके क्वेश्चन वैसे मोस्टली गलत हुए नहीं है, सारे के सारे सही है। सारे सही होने ही भाई पेपर वहीं से आता है जो हर बार हम आपको करवाते हैं। अब जो बच्चे हमारे साथ अच्छे से जुड़े हैं उनका गलत कैसे हो सकता था? सवाल अगला देखो, सवाल पूछ रहा है कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें बेल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है। मैं आपको बताऊं, अंडरग्राउंड केबल के जो भाग होते हैं ना उनको हम शॉर्ट में सिम्बास बोलते हैं। बेल्डिंग देखो कहाँ है, मेटालिक सीथ और आर्मरिंग के बीच में, यानी ये शीशे की बनी होती है और ये जीआई की। तो ये जीआई जो है ना इस शीशे के अंदर बैठ जाएगा, इसको ख़राब ना कर दे, इसलिए इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में क्या लगाया? बीच में हमने बेडिंग लगाया। तो बेडिंग का काम होता है मेटालिक सीथ को प्रोटेक्ट करना। किसको? धात्विक कवच की रक्षा करना। ये देखो पंजाबी और इंग्लिश में है, तो रीजनल पेपर जब होते हैं ना तो वो अपनी भाषाओं में आते हैं। जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, इवन छत्तीसगढ़, इन राज्यों में पेपर हिंदी और इंग्लिश में होता है। लेकिन बाकी स्टेट जो होते हैं ना उनमें अपनी भाषाएं होती है। जैसे महाराष्ट्र में है तो इंग्लिश और मराठी में आएगा, गुजरात है तो गुजराती और इंग्लिश में आएगा, पंजाब में पंजाबी और इंग्लिश में आता है, वहाँ हिंदी में नहीं आते पेपर। कोई बात नहीं, आपके लिए हिंदी आ जाएगा। क्या सवाल क्या पूछ रहा है?
पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात क्या कहलाता है? देखो, पीक बटे आरएमएस, तो हम इसे पीक फैक्टर के नाम से जानते हैं। याद होगा ना, साइन वेव एसी में इसका मान कितना होता है? √2, 1.414। कितना होता है? √2, 1.414। एक और होता है, ध्यान रखना, वो भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने कई बार क्लास में करवाया, कल जो क्लास थी उसमें भी क्वेश्चन डाला था। आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्लास पसंद आ रही होगी सभी को, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, चलेंगे भी देखो, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपको हम पहले करवा चुके हैं। इस पर ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, और केवल रिवीजन और फटाफट आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बस इतना सा। आपका जिस दिन पेपर हो हमें ज़रूर बताना कि आज मेरा पेपर था और ये क्वेश्चंस आए थे। व्हाट्सएप पर भेज देना, चैनल की बैनर पे जो है वो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। सवाल आ जाओ अगला। कैपेसिटेंस की यूनिट पूछ रहे हैं, तो कैपेसिटेंस की इकाई फेराड होती है। कूलाम किसकी इकाई होती है? चार्ज की। चार्ज बोलें तो हिंदी में आवेश बोलते हैं, कैपेसिटेंस को हिंदी में धारिता बोलेंगे। इसका भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में किसका है? हेनरी का। तो ये इंडक्टेंस की इकाई होती है। इंडक्टेंस को शुद्ध हिंदी में प्रेरकत्व बोलते हैं। और महो किसकी है? चालकता की लिख देना, ससेप्टेंस की लिख देना, या एडमिटेंस की लिख देना। तीनों की इकाई महो या सीमेंस होती है, वो एक ही बात है। क्या पूछ रहे हैं अगला सवाल? रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? रिलक्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस के जैसा होता है विद्युतीय परिपथ में, और चुंबकीय परिपथ में ये एक तरह से परमियंस के अपोजिट होता है। तो इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्या यूनिट होती है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। परमियंस की इकाई भी आई हुई है आपके पेपरों में। तो परमियंस ना रिलक्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, इसलिए उसकी इकाई क्या बनेगी? वेबर प्रति एम्पियर टर्न। देखो, इसके साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको पढ़ना है उसको भी, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ अलग करने का प्रयास ना करेगा। वो कह रहे हैं संट रेजिस्टेंस जो बनाने के लिए मटेरियल काम में लेते हैं उसका नाम क्या है? वैसे इसने मटेरियल भी दिखाया है, लेकिन हम सिंपल क्वेश्चन की भी अगर बात करें, वो संट की बात कर रहा है। संट क्या होता है? एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगता है। जैसे मान लो ये मीटर की कॉइल है, तो इसके यहाँ पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये रेंज बढ़ाने के लिए होता है। तो संट हमेशा मैग्नीन का होता है। अगर वो डायग्राम ना भी दिखाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सवाल पूछे ना, संट किसका बना होता है, तो आंसर मैग्नीन आएगा। संट जो है वो मैग्नीन का बना होता है, बस सीधा सा उत्तर, और कोई दिक्कत नहीं। सवाल देखो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की इकाई क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट में चार्ज बोलते हैं। यानी इनडायरेक्ट सवाल पूछ रहा है कि आवेश की इकाई क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को ना आवेश यानी चार्ज की यूनिट पता होती है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी करंट को ले जाते हैं, वहाँ इकाई ढूंढते रहते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो आवेश की इकाई कूलाम होती है, कोई समस्या नहीं है, याद रहेगा सबको। वैसे मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन वो है जो हमने पहले करा रखे हैं। बात यह है कि कौन बच्चा हमारे साथ लंबे समय से जुड़ा है। जिन बच्चों ने 20 क्लासेज वो प्लस 14 क्लासेज वो जो रिवीजन वाली करवाई थी, जिनमें टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, अगर ये 34 क्लास आपने पढ़ रखी है तो ये पूरा पेपर आपका सही होगा। 100% ये पेपर कवर है। इस पेपर में एक भी आपके सामने नया क्वेश्चन नहीं आएगा जो हमने उन क्लासेज में नहीं पढ़ा, बट इनको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये 38 वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में भी होंगे, हर दिन आपके शिफ्ट में आते हैं। देखो सवाल अगला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टर्न इंक्रीज। वो कह रहा है कि टर्न के बीच में गैप बढ़ा दें तो इंडक्टेंस का क्या होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वो कह रहा है कि एक ऐसे कोर है जिस पर आपने यूं टर्न लगा रखे ऐसे, और एक आपकी ये कोर है जिस पर आपने यूं लगा रखे हैं टर्न। वो कह रहे हैं टर्नों के बीच गैप बढ़ाएंगे तो आपका, नहीं भैया ये गलत है, इसका डिक्रीज होगा। सॉरी, टर्न की अगर दूरी बढ़ती है तो घटता है, कोई बात नहीं, इसने इंक्रीज किया है। देखो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूँ। तो आपको भी क्या करना होगा, ऑफिशियल आंसर की के साथ ही जाना है, ये ध्यान रख लेना। दूरी बढ़ने की बात तो नहीं कर रहा है ना। एक मिनट रुको, अपन ने देखा नहीं है वहाँ क्वेश्चन में। ओ इंक्रीज है, हाँ ठीक है, बढ़ने की बात कर रहा है ना। टर्न के बीच में दूरी इंक्रीज होगी तो इंडक्टेंस डिक्रीज होता है। वैसे तो मैं बता दूं आपको, थ्योरेटिकल हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन यहाँ आ जाओ, आपको यही करके आना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके सीबीटी एग्जाम में वही आंसर सही माना जाता है जो निमी ने अपनी डीजीटी ने निमी ने मान रखा है सही आंसर की में। तो आपको
इसी ऑप्शन के साथ ही जाना है, इंक्रीज वाले की। वैसे तो गलत है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तब हम सुधार करवा देंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। वो कह रहा है कि जो कॉइल्ड कॉइल लैंप होता है ना, उसका मेन एडवांटेज क्या होता है। कॉइल्ड कॉइल से क्या होता है, ऐसे बनता है वो कॉइल्ड कॉइल, यूँ करके हम बनाते हैं। एक्चुअल में क्या होगा कि लंबाई और जितनी ज़्यादा होगी और तार जितना पतला होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, क्रॉस सेक्शन के विद्युत क्रमानुपाती। और जो हमारी हीट पैदा होती है वो रेजिस्टेंस के समानुपाती। जूल ने कहा था I²RT। हीट जितनी ज़्यादा होती है टेम्परेचर उतना ही बढ़ता है और लाइट उतनी ही ज़्यादा मिलती है। तो हायर लाइट आउटपुट, हमें आउटपुट में प्रकाश अधिक मिलता है, ये इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा या ख़ास बात होती है। अगला सवाल, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। नाइक्रोम का लेते हैं। निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। 80% निकिल होता है, 20% क्रोमियम होता है। ठीक है, याद रख लेना। लैंप का फिलामेंट किसका बना होता है। किस किस बच्चे को याद है कमेंट करके ज़रूर बताना। पता तो लगे यहाँ तक क्लास को देख कौन रहा है। बहुत सारे बच्चे 5-7 मिनट में देख करके बाहर हो लेते हैं। अभी तो क्लास चल रही है इतनी दूर 11-12 मिनट की, तो कौन देख रहा है यहाँ तक ज़रूर पता लग जाएगा, है ना। लैंप का फिलामेंट किस धातु का बनता है, ये आंसर आपको करना है। जो बच्चे इसका आंसर देंगे मैं समझ जाऊँगा कि वो क्लास देख रहे थे। सवाल अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइटिंग सर्किट। आपको एक प्रकार से परिपथ दिखाया गया और उसका नाम देख करके बताना है। देखो भैया, पहचान करनी है। और अगर मैं आपको डायग्राम से पहचानने के लिए बोलूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा। क्या किया हुआ है इसने, देखो एक 1 वे स्विच लगाया हुआ है, बाकी सारे 2 वे लगाए हुए हैं। लैंप कितने हैं, 4। स्विच कितने हैं, 4। सबसे बड़ी और ख़ास बात क्या होती है मैं बताऊं आपको, जितने लैंप उतने ही स्विच होते हैं ना, तो ये हमारे गोदाम वायरिंग में ऐसा ही होता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इनमें एक हमेशा 1 वे स्विच होता है, बाकी सारे 2 वे होते हैं। तो ये गोदाम वायरिंग है, इंग्लिश में इसे गो डाउन वायरिंग बोलते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये सर्किट, तो हमने न जाने कितनी बार समझाया है। मेरा सबसे फेवरेट सर्किट डायग्राम यही होता है, ठीक है ना। स्टेयर केस वाला बड़ा सिंपल है, दोनों साइड 2 2 वे लगे रहते हैं, पहचान में हो जाती है, वो भी याद रखना। स्टेयर केस वाला भी आपके आता है, जीने की वायरिंग जिसको बोलते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज डिटरमाइन बाय क्रेकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ऑयल में ना क्रेकल टेस्ट होता है। क्रेकल क्या होता है, ऑयल को एक उसमें छोटे मग बर्तन में डाल करके गर्म करते हैं। अब सीधी सी बात है, तेल गर्म करेगा तो आवाज़ आती है। क्रेकल मतलब पटाखे से पट 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 होती है। कभी सब्जी बनाने का मौका मिला है क्या, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो अगर उसमें तेल में पानी होगा ना, तो वो पानी आवाज़ करेगा, बस सिंपल सी बात है। तो वो तेल में मॉइस्चर पता करने के लिए होता है। मॉइस्चर को हिंदी में बोलते हैं नमी। तेल में कोई नमी तो ना चली गई हो, है ना। जितने ज़्यादा तेज़ क्रेकल निकलेंगे, पट 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 आवाज़ आएगी, मतलब उतनी ज़्यादा नमी उसमें है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर फॉर फ्लेक्सिबल कॉर्ड एज पर BIS। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार लचीली केबल के लिए न्यूनतम कटा क्षेत्रफल, तो फ्लेक्सिबल केबल 0.5 mm² की आती है, इससे कम की नहीं आती। ऊपर में 16, 25, 50, 200 mm तक भी आती है, ठीक है। लेकिन 0.5 mm² से नीचे फ्लेक्सिबल केबल नहीं आती। इससे कम की अगर आएगी तो फिर वो हार्ड आएगी, सिंगल तार केबल निकलेगी। अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, टर्म टेकन द टाइम बाय फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट फॉल्ट। वो कह रहे हैं कि फॉल्ट आने पर परिपथ के द्वारा लिया गया समय जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसे, कट ऑफ फैक्टर। रट लो यार, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आएंगे। अंडरग्राउंड केबल के इस भाग का नाम पूछ रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट कोर है, उसके ऊपर इंसुलेशन के ठीक बाद में मेटालिक शीथ होता है। तो ये क्या चीज़ है, धात्विक कवच है, लेड शीथ का बना होता है। मेटालिक शीथ होता है, लेड का बना होता है, वैसे ध्यान रखना। अब देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए, है ना। मेटालिक शीथ की प्रोटेक्शन का भी पूछ लिया और मेटालिक शीथ का डायग्राम देकर भी सवाल आपसे पूछ लिया। क्या पूछ रहे हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिट्रोशन। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल जो है ना, वो ब्रेक डाउन क्यों हो जाता है, ख़राब क्यों हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। ट्रांसफार्मर तेल में देखो अगर नमी प्रवेश करेगी ना, तो तेल का इंसुलेशन डाउन आएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इंसुलेशन फेल हो जाएगा। तो नमी से हमें बचाना है। और नमी का पता करने के लिए अभी हमने क्या किया था, क्रेकल टेस्ट किया था। सवाल अगला, व्हाट टर्म्स रेफर दैट फ्लो ऑफ लाइट इनटू ए प्लेन सरफेस। किसी साधारण या सिंपल सतह पर प्रकाश का प्रवाह क्या कहलाता है, तो इसे इल्यूमिनेंस बोलते हैं। शुद्ध हिंदी शब्द बनता है प्रदीप्ति। क्या बनता है, प्रदीप्ति।
ठीक है। देखो, जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में आ रही है उनके लिए सीधा है, जिन बच्चों को पंजाबी समझ में आ रही है उनके लिए सीधा है, और हिंदी वालों के लिए हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। आज 3 भाषाओं वालों को समझ में आ रही है चीज़ें। सवाल अगला, विच प्रिंसिपल कुकिंग रेंज वर्क, कुकिंग रेंज किस पर काम करता है? तो ये हमेशा ऊष्मीय सिद्धांतों पर ही काम करते हैं। कुकिंग रेंज वो है जिसमें हीटिंग एलिमेंट होते हैं, 4 तरह की पोजीशन वाला एक डायग्राम आता है ना, 2 एलिमेंट पैरेलल में जुड़ जाते हैं, सीरीज में जुड़ जाते हैं, इस तरह से, वो वाला है। तो ये धारा के उसमें सिद्धांत पर आधारित होता है। फटाफट चलते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेस्ट ए न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, आपको घरेलू वायरिंग की टेस्टिंग करनी है, इसके लिए मेगर का इस्तेमाल करते हैं। और ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। लीकेज करंट की टेस्टिंग भी इसी से ही होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो बहुत बढ़िया है। सवाल अगला, लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन डोमेस्टिक, क्या कोई फ्रीज व्रीज होगा, कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन मान लेते हैं, यूनिवर्सल मोटर का होगा। सवाल, फूड मिक्सर है, वो कह रहा है कि लैंप जो है ना वो डिम जल रहा है और मोटर भी धीमे चल रही है, तो सीधी सी बात है वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। वोल्टेज ड्रॉप करवाने के लिए मोटर के सीरीज में अपन एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उस रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है, वो रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर रहा है और वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप करवा रहा है। हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, श्रेणी क्रम में लगे उच्च मान के प्रतिरोध में दोष है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, समझ आ रहा होगा ना। विच मेथड यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड, अधिक या उच्च भारों को उठाने के लिए क्रेन एंड स्लिंग वाला लगाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुका हूँ, है ना। सेकंड वाले आपके सेफ्टी प्रिकॉशन वाले में से है, तो क्रेन एंड स्लिंग इसके लिए उत्तर आ जाएगा। अधिक या उच्च भार को उठाने और ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सवाल अगला, कोर लेमिनेट क्यों करते हैं? ये चाहे ट्रांसफार्मर किया जाए, चाहे जनरेटर किया जाए, मोटर किया जाए, एक ही उत्तर देना है, एडी करंट हानि कम करना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेसिस लॉस कम करने के लिए उत्तर देना है सिलिकॉन स्टील वाला। यानी अगर ये पूछे ना कि कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, तब आपको करना है स्ट्रेसिस हानि कम करना। और लेमिनेटेड वाला तो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पेपरों में सवाल बहुत आए हैं, फिर आएगा, अच्छे से पढ़ लेना। आपको चित्र में एक हैमर दिखाया गया, पूछ रहे कौन सा हैमर है, ऐसे जबड़ा फटा हुआ है, इसे क्ला हैमर बोलते हैं। इसका काम सेम वैसा ही होता है जैसा पिंसर का होता है। तो कमेंट करके बताओ किस किस को याद है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आया है पेपरों में। व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिंसर, पिंसर का क्या इस्तेमाल है, वही काम इस क्ला हैमर का है। किस किस को उत्तर याद है कमेंट करना, साथ में ये भी पता लग जाए कि क्लास यहाँ तक देख कौन रहा है। अगला सवाल देखो, डिवाइस प्रोवाइड इग्निशन वोल्टेज एंड एक्ट एज ए चोक इन HPSV, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में चोक की भांति काम कौन करता है? और इग्निशन का मतलब होता है स्टार्टिंग में प्रज्वलन वोल्टेज देना, इसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगता है जिसे लीक ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वैसे छोटे लैंपों में तो इग्निटर लगता है, कैपेसिटर के जैसा होता है, 3 तार निकलती है बाहर, कैपेसिटर नहीं होता है, वो इग्निटर बोलते हैं उसको। बड़े जो लैंप होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसे लीक ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीक ट्रांसफार्मर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा भैया, ठीक है। बैटरी की कैपेसिटी किस में होती है? कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, एम्पीयर आवर में, AH में होती है। 100 AH की बैटरी, इसका मतलब क्या होता है कि ये बैटरी आपको 100 एम्पीयर की धारा 1 घंटे तक दे सकती है। ये बैटरी 10 एम्पीयर की धारा 10 घंटे तक दे सकती है, एम्पीयर आवर में होती है। आया हुआ है पेपरों में क्वेश्चन, अब भी आएंगे, इनको जरूर पढ़ करके जाना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की आपको एक एसेसरीज दिखाई है, पहचान करनी है ना। ये उसमें आती है, आउटपुट सामग्री में आती है, और सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखना है? आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, यानी लोहे वाला कनेक्टर है जिसको सीधे एंट्री करवा देते हैं। हम लोग तो इसको साधारण भाषा में ना शू बोलते हैं, ठीक है। प्लग एंड शू जो अपन लेकर आते हैं ना बाजार में, सीधा वही। साइन वेव AC का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो 1.11 होता है, कितनी बार करा चुका हूँ। और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला जरूर आएगा, मैं बार बार बता चुका हूँ। RMS मान और औसत मान, या फिर इफेक्टिव वैल्यू और मीन वैल्यू, वो भी आपको लिख करके दे सकता है। तो सारे याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच लोकेशन सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड टू बी कनेक्टेड कंज्यूमर्स मेन बोर्ड, वो कह रहे हैं उपभोक्ता के मेन बोर्ड के लिए जो लीड निकलती है वो कहाँ से निकलती है? देखो भैया, जो मीटर उससे पोल से केबल निकल कर आती है ना, इसे सर्विस मेन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सर्विस मेन। ये घर में सबसे पहले एनर्जी मीटर में प्रवेश करती है। आप मीटर से पहले सप्लाई को नहीं काट सकते, मीटर के बाद में लगता है हमारा मेन IC कटआउट। यानी कोई भी आपको चाहे DP लगा लो, फ्यूज़ लगा लो, MCB का कोई पार्ट और लगा लो,
तो एनर्जी मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। KWH मीटर बोलते हैं अपन उसको, मतलब पोल से सीधी मीटर में लाइट आती है, आप मीटर से पहले कनेक्ट नहीं कर, वो काट नहीं सकते लाइट, नहीं तो लोग बाईपास कर देंगे। पावर सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना हो सकता है, तो पावर सब सर्किट में 3000 वाट का लोड आपको परमिशन देता है। लेकिन इसका पॉइंट भी कभी किसी ने आपसे अगर पूछ लिया हो तो 2 कंज्यूमिंग पॉइंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। साथ में लाइट एंड फैन का भी याद रखना। 800 वाट और 10 उपभोग बिंदु होते हैं। 4 क्वेश्चन बनते हैं इन वाले में से, है ना। जिनको अलग लिखना है, याद करना है, चीज़ों को लिख लेना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ साथ में कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पूछ रहे हैं, विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, ध्यान रखना। प्रेरण का सिद्धांत बोलते हैं, सेम वैसे ही सिद्धांत होते हैं जैसे हमारी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर काम करती है। बस मैग्नेट के बीच में एल्यूमिनियम की डिस्क होती है और वो घूमती है, जैसे चालक हमारा रोटेट करता है। सवाल, लाइन वोल्टेज की गणना करनी है। अगर फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। भाई कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना। √3 का मान होता है 1.732, तो 1.732 इंटू 240 करना। उत्तर कितना आ रहा है कमेंट करके मुझे बता देना। आप अपने उत्तर को क्रॉस मैच करवा लेना। इस बच्चे का देखो अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ, एक भी मेरी नज़र में तो नहीं आया गलत हुआ है क्या। सवाल, वेयर सिस्टम अर्थिंग इज यूज्ड। अर्थिंग 2 तरह की होती है, सिस्टम अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग होती है वो बॉडी की करते हैं, सिस्टम अर्थिंग होती है न्यूट्रल की। तो सिस्टम अर्थिंग होती है जैसे जनरेटिंग स्टेशन हो गया, सब स्टेशन हो गया, ग्रिड सब स्टेशन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गए, ठीक है, वहाँ पर काम में लेते हैं अपन इनको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच अपार्ट्स इज़ यूज टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी। बैटरी में चार्जिंग वोल्टेज की जांच करनी है, इसके लिए हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर होता है। इसमें एक मिली वोल्ट मीटर लगा रहता है, हल्का सा लगाओ और देखो, रीडिंग तो ले नहीं सकते हैं। स्क्रीन पर 3 लाइन कलर बने होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। किस कंडीशन में आता है उसी हिसाब से चार्जिंग का पता लगता है। हाइड्रोमीटर मत कर देना क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के काम आता है, ठीक है ना, विशिष्ट गुरुत्व जिसको अपन बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं, एसी में सिंगल फेज वोल्टेज घर में कितनी आती है, तो घरों में 240 वोल्ट एसी आती है, किसी का गलत नहीं होगा। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर पूछे तो बता देना। सिंगल फेज एसी सर्किट में फेज अंतर कितना होता है, 90 डिग्री का। 3 फेज में 120 डिग्री का, ठीक है ना। सिंगल फेज में 90 डिग्री का, 3 फेज में 120 डिग्री का। विच केबल लेइंग मेथड यूज जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में केबल कहाँ बिछाई जाती है, रेक इन एयर होती है, सीधे खुले में। कोई जैसे गार्डर वगैरह है उसके साथ में कोई ऐसे छोटा सरिया वेल्ड कर दिया, उसके ऊपर ट्रैक रख दी। हम तो शॉर्ट भाषा में इसे ट्रे बोलते हैं या ट्रेंच बोलते हैं, और रेक भी बोलते हैं, एक ही बात है। 2.5 मीटर के आसपास की लंबी होती है, ठीक है। तो हो गए 38 क्वेश्चन। क्लास यहीं रोकेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन और वो शुरू हो रही है तो वो क्लास नंबर 2 में देंगे। ये 38 क्वेश्चन रट कर चले जाना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, प्लीज़ 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 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस पेपर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद।